Goal, nation's leading institute. Hello students, today we are going to discuss the inorganic question of the examination AITS Mean Test 04 which was held on 25th August 2024. We will discuss the inorganic question of this examination. Question number first जो inorganic का है that is question number 53. A match the following का question है. एक तरफ यहाँ पे कंपाउंड दिया हुआ है और इसका फॉर्मूला दिया हुआ है. तो एक कर्नाइट है, तो कर्नाइट का जो फॉर्मूला होता है Na2B4O7.4H2. कर्नाइट और बोरेक्स सिर्फ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पे अलग होते हैं. Na2B4O7.10H2O. अगर 10H2O होगा तो बोरेक्स और 4H2O होगा तो कर्नाइट. तो कर्नाइट का Na2B4O7.4H2O सेकेंड हो जाएगा, इसका बोरेक्स का ही बताए हैं थर्ड हो जाएगा. और ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3 होता है, H3BO3 होता है. H3BO3 को आप ऐसे लिख सकते हैं BOH का होल थ्राइस. दोनों क्योंकि ऑर्थोबोरिक एसिड का जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो BOH BOH BOH, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड. तो इसका हो जाएगा फर्स्ट. देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है. ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट. तो 53 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 54 एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है. यह एसर्शन बोल रहा है अमॉन्ग द ग्रुप 13 एलिमेंट्स बोरन हैज यूजुअली वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट. बिल्कुल सही है. बोरन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है. बोरन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे मैक्सिमम है और गैलियम मिनिमम होता है. बोरन मैक्सिमम और गैलियम मिनिमम. ठीक है. इसका बॉलिंग मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है बोरन, एल्युमिनियम, गैलियम और इंडियम और थैलियम में फिर बढ़ जाता है. तो ये सही ऑर्डर होता है इसका. तो गैलियम हैज गॉट द मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट 27 डिग्री. इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है गैलियम का. और गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इसका बहुत ज़्यादा होता है. इसका बॉइलिंग पॉइंट 2400 डिग्री सेल्सियस पे चला जाता है. इसलिए इसको बोला जाता है लॉन्ग रेंज लिक्विड. बहुत हाई एक कूलेंट की तरह काम करता है. जहाँ पे कोई मशीन अगर हाई टेम्परेचर पे काम कर रहा है तो वहाँ पे कूलेंट की तरह काम करवाना है तो आप गैलियम का यूज कर सकते हैं. तो बोरन का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है क्योंकि उसका एक क्रिस्टलाइन नेटवर्क स्ट्रक्चर बोरन में पाया जाता है. ठीक है. तो इसलिए उसमें एक बोरन हैज वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन लैटिस. बिल्कुल सही है. तो दोनों असर्शन और रीजन दोनों सही है और रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. तो इसलिए ऑप्शन चला जाएगा थर्ड. तो 54 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 57 द डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ डाई हैलाइड्स ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स. देखिए डाई ग्रुप 14 एलिमेंट का अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट के स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो +2 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगी. और +4 की स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप. रीजन क्या है? इनर्ट पेयर इफेक्ट. इनर्ट पेयर इफेक्ट. इसीलिए सबसे ज्यादा अगर स्टेबिलिटी का बात किया जाएगा +2 में अगर कोई हेलाइड बनाता है तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा जो सबसे लास्ट में एग्जिस्ट कर रहा है लेड. तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा PbX2. उसके बाद स्टेबल होगा SnX2. उसके बाद स्टेबल होगा GX2. उसके बाद स्टेबल होगा SiX2 और सबसे कम स्टेबल होगा CX2. ऐसे बनता तो नहीं है. CX2 में डाइक्लोरोकार्बिन बन जाता है, वो हेलाइड नहीं रह जाता है वो. तो SiX2 देख लीजिए सबसे कौन सा इसको ऑर्डर फॉलो कर रहा है. PbX2, SnX2, GX2 एंड SiX2 थर्ड. तो 57 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड. डाउन द ग्रुप जाएगा स्टेबिलिटी बढ़ेगा. अगर यही +4 का रहता, +4 में रहता तो डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी घट जाता. फिर सबसे लीस्ट स्टेबल होता लेड के हेलाइड. PbX4 सबसे लीस्ट स्टेबल हो जाता और SiX4 सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाता. ठीक है. लेकिन यहाँ पे +2 में दिया हुआ है तो +2 में सबसे ज्यादा स्टेबल होगा PbX2, देन SnX2,
देन GeX2 और सबसे कम स्टेबल होगा सिलिकॉन के डाइहेलाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 57, 58 है। चूज द करेक्ट वन अमॉन्ग द गिवन ऑक्साइड एज एसिडिक, न्यूट्रल एंड एम्फोटिक। ठीक है, नेचर ऑफ ऑक्साइड के बारे में बात कर रहा है। GeO, गैलियम एक मेटलॉइड है। मेटलॉइड के ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं, इसलिए एसिडिक हो जाएगा यहाँ। CO2 नॉन मेटल है, एसिडिक होगा। GO2 भी एक वही है, सेम चीज है, इसलिए भी एसिडिक हो जाएगा। CO न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं, सब पता होना चाहिए। न्यूट्रल और एम्फोटेरिक का पता होना चाहिए। एम्फोटेरिक, आज सब गाय पंजाबी सॉन्ग जनाबे अली भी बेकार गया। आज सब गाय पंजाबी सॉन्ग जनाबे अली भी बेकार गया। आर्सेनिक का +3, एंटीमनी का +3, वेनेडियम का +5, क्रोमियम का +3। ए बाकी जिस पे चार्ज नहीं लिखा हुआ है वो सारे ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं। ए एम्फोटेरिक का लिस्ट है। न्यूट्रल का NO, CO एंड N2O, दे आर द न्यूट्रल ऑक्साइड, NO, CO एंड N2O। तो NO न्यूट्रल है, CO न्यूट्रल ऑक्साइड है। SNO एंड SNO2, देखो टीन कभी लिखे हैं, टीन वाला कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ भी मेंशन नहीं है, सारे ऑक्साइड एम्फोटेरिक होंगे, तो इसके दोनों ऑक्साइड एम्फोटेरिक होंगे। और SiO2 एसिडिक होता है। SiO2 को जब पानी में डालेंगे, इसको जैसे ही पानी में डालेंगे तो सिलिसिक एसिड बनाता है, H4SiO4, जो कि कंप्लीट एसिडिक होता है। तो देख लिया जाए, एसिडिक में GeO एसिडिक है, ये भी एसिडिक है, ये भी एसिडिक है, ये न्यूट्रल है, एम्फोटेरिक है, एम्फोटेरिक है एंड एसिडिक है। तो एसिडिक में SNO आ गया, गलत है। CO2 न्यूट्रल में भी गलत है। GeO एम्फोटेरिक में भी गलत है। CO2, GeO2, SiO2 सही है, एसिडिक। न्यूट्रल ये भी सही है। SNO, SNO2 ये भी सही है। ये तो सही लग रहा है। SNO2 एसिडिक गलत है, एम्फोटेरिक है। CO एसिडिक गलत है, तो इसलिए सही। इसमें एक छूटा हुआ है, GeO छूटा हुआ है, GeO भी एसिडिक होगा, ठीक है ना। बाकी ऐसे सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो 58 का सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 62, द एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 31, 49 एंड 81। अब ये पता होना चाहिए, पीटी का क्वेश्चन है कि आपको पीटी का पूरा एटॉमिक नंबर वगैरह पता है कि नहीं पता है। 31 एटॉमिक, पहले सबसे कम वाले का पकड़ना, गैलियम होता है। गैलियम में 18 जोड़ दो, गैलियम में 18 जोड़ दो तो इंडियम बन जाता है, जिसका एटॉमिक नंबर 49 होता है। 49 में 32 जोड़ दो, थैलियम, जिसका एटॉमिक नंबर 81 हो जाता है। तो इंडियम, थैलियम और गैलियम ये सब के सब बोरॉन फैमिली का है। और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इनका तीनों का 2 कॉमन होते हैं, +1 एंड +3। लिख रहा है कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाली, ना गलत है। वनली +1 नहीं, +3 भी तो शो करेगा ना। वनली +3 ये भी गलत है। +1 एज वेल एज +3 ऑक्सीडेशन सही है, +2 तो नहीं शो करेगा, गलत है। तो इसलिए कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में क्वेश्चन था, और ये बोरॉन फैमिली का है। तो बोरॉन फैमिली का जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं +1 एंड +3 होते हैं, इसीलिए 62 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग BF3। BF3 के बाद देखते हैं। BF3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, लुईस एसिड है, सही है। आयोनिक कंपाउंड नहीं है भैया, कोवलेंट है। BF3 इज ए कोवलेंट कंपाउंड, यही गलत है, ये गलत स्टेटमेंट है। इट फॉर्म्स एडक्ट। एडक्ट मतलब होता है कि जब कोई इसके पास ये लुईस एसिड हो गया, ये लुईस एसिड हो गया, जब इसके पास कोई बेस आएगा तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है लुईस एसिड के बीच में, और जो सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है, इसी को बोलते हैं एडक्ट। यही एडक्ट है, तो एडक्ट बना सकता है, बिल्कुल सही है। इट इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, बिल्कुल सही है। तो इनकरेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट, ये आयोनिक कंपाउंड है, गलत है, ये कोवलेंट कंपाउंड है, इसलिए 64 का सही ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 65, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ C60। C60 एक फ्लोरीन है, CN को बोलते हैं फ्लोरीन।
एक क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है। कार्बन का 2 एलोट्रॉप होता है, क्रिस्टलाइन एक अमॉर्फस है। अमॉर्फस में कोल कोक वगैरह आ जाते हैं और क्रिस्टलाइन में ग्रेफाइट डायमंड एंड फ्लोरीन आते हैं। तो Cn है, थोड़ा सुन लीजिए यहाँ पे Cn में जहां पे N की वैल्यू जनरली जो होता है वो 60 या 60 से ज्यादा ही लिया जाता है, 60 या मोर देन 60 होता है। और इसमें 12 पेंटागन होते हैं, 12 इसमें पेंटागन, मतलब 5 मेंबर रिंग 12। n/2 - 10 इसमें हेक्सागन होते हैं, 6 मेंबर रिंग का संख्या होता है n/2 - 10। ईच कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, ईच कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, हर कार्बन sp2 इसमें हाइब्रिडाइज होते हैं, ठीक है ना। तो C60 का अगर बात किया जाए, C60 का, तो इसका नाम होगा बकमिनिस्टर फुलरिन, BMF इसका नाम होता है, बकमिनिस्टर फुलरिन इसका नाम होता है। तो पेंटागन का बात किया जाए तो कितना होगा, पेंटागन विल बी 12 है, तो फिक्स है। अगर हेक्सागन बात किया जाए तो n/2 60/2 - 10, तो 30 - 10 20 हेक्सागन हो जाएगा। और जितने भी हेक्सागन रिंग होते हैं ना, हर हेक्सागन रिंग इज सराउंडेड बाय 5 6 5 6 5 6 अल्टरनेट 5 6 मेंबर से सराउंडेड होते हैं। और जो 5 मेंबर रिंग होते हैं इट इज सराउंडेड ओनली बाय 6 मेंबर रिंग। जो 5 मेंबर रिंग होते हैं इट इज सराउंडेड ओनली बाय द 6 मेंबर रिंग, whereas 6 member ring is surrounded by alternately 5 and 6 member rings both। इसमें पेंटागन की संख्या 12 होगा, हेक्सागन की संख्या 20 होगा। C60 जिसका नाम है बकमिनिस्टर फुलरिन। देखा जाए अब, द 6 member ring are fused with only 5 member ring। 6 member ring 5 member रिंग के साथ कि 5 और 6 दोनों, 5 और 6 दोनों, सिर्फ 5 मेंबर के साथ नहीं है, गलत स्टेटमेंट है। द 5 member rings are fused only to 6 member ring, बिल्कुल सही है। 5 member ring सिर्फ किससे फ्यूज होता है, 6 member ring, ये सही स्टेटमेंट है। Each कार्बन एटम फॉर्म्स 3 सिग्मा बॉन्ड, बिल्कुल सही है, 3 सिग्मा बॉन्ड से बना होता है, इसीलिए बॉल सॉकर का स्ट्रक्चर बनता है, इसका बॉल सॉकर का स्ट्रक्चर बन जाता है, सॉकर बॉल, ठीक है ना, स्फेरिकल बन जाता है। इसीलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2, कहीं पे लिखे हैं, चेक करो। इस कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज, क्योंकि हर कार्बन 3 कार्बन जुड़ा होता है, इसलिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही लेगा वो। इट कंटेन्स 12 6 member ring, 12 6 member ring, 12 6 member ring ना, गलत है ना, 12 5 member ring गलत है, एंड 24 ना, गलत है, 12 5 member ring एंड 26 member ring, ये गलत है। तो पूछ क्या रहा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सा है, तो पहला भी इनकरेक्ट है और चौथा भी इनकरेक्ट है, A और D इनकरेक्ट है, A और D इनकरेक्ट है। तो सही ऑप्शन चला जाएगा सेकंड। तो 65 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसमें आप लोग को इसे अभी तक जो सिलेबस है, अभी तक का जो सिलेबस है उसमें पी ब्लॉक के कंपाउंड हटा दिया है, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि एलोट्रॉपिक फॉर्म जरूर पढ़ लीजिएगा कि एलोट्रॉप्स आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड। एलिमेंट का उसको फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिस्कस किया जाता है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में एलोट्रॉपिक फॉर्म आता है, तो इसलिए एलोट्रॉपिक फॉर्म को मत छोड़िएगा। कार्बन का हो, सल्फर का हो, फॉस्फोरस का हो, किसी का भी एलोट्रॉप्स हो, एलोट्रॉप पूरा पढ़ लेना है, ठीक है। एलोट्रॉपिक फॉर्म को पढ़ के जाना है, उसमें वो कंपाउंड में नहीं आता, इसलिए एलोट्रॉपिक फॉर्म को फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर ही डिस्कस किया जाता है, तो पूछ सकता है क्वेश्चन, तो उसको एक बार देख के जाना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। नेक्स्ट, मॉलिक्यूलर शेप ऑफ SF4, CF4 एंड HCF4। SF4 के पास एक लोन पेयर है, हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो जाएगा, शेप विल बी सीसो, एक लोन पेयर है, इक्वेटोरियल पोजीशन हो जाएगा, सीसो शेप हो जाएगा। CF4 कोई लोन पेयर नहीं है, 0 लोन पेयर है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल शेप हो जाएगा। HCF4 के पास 2 लोन पेयर है, 8 इलेक्ट्रॉन होता है, 4 बॉन्ड बना चुका है, 2 लोन पेयर हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3d2 होगा एंड द शेप विल बी स्क्वायर प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगा, देख लिया जाए। द सेम विथ टू ना, शेप तो सेम हो नहीं गा, पर यही गलत है, शेप तो सबका अलग अलग, सीसो है, टेट्राहेड्रल है, स्क्वायर प्लेन है, गलत है। इसमें लोन पेयर की संख्या दिया हुआ है जो कि गलत है, ये गलत हो गया सर। द सेम विथ, सेम तो होगा ही नहीं, सेम जैसे यहाँ गलत काट देंगे हम। डिफरेंट विथ 0 1 एंड 2, इस पे 0 लोन पेयर ना, इस पे तो 1 है, इस पे 0, इस पे 2 है, गलत ऑर्डर दिया है इसमें, रिस्पेक्टिवली नहीं होगा।
डिफरेंट विथ 1 0 एंड 2, ये सही है ना। सल्फर पे 1 लोन पेयर, कार्बन पे 0 लोन पेयर एंड जेनोन पे 2 लोन पेयर, और तीनों का ज्योमेट्री और शेप अलग अलग होगा। एक का होगा सीसो, एक का होगा टेट्राहेड्रल, एक का होगा प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। तो इसलिए 66 का सही ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, the white films appear around the bottle of anhydrous aluminum chloride due to the formation of HCl gas। HCl गैस क्या, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड में जब मोइस्ट H2O डालते हैं तो ये हाइड्रोलाइज करना शुरू कर देता है। AlCl Cl Cl Cl, इसका वैकेंट ऑर्बिटल होता है, H2O इस पे अटैक करता है, इसके वैकेंट ऑर्बिटल पे Cl को रिलीज करता है और बनना शुरू करता है AlOH Cl Cl, और जैसे ही एक Cl निकला H+ से कंबाइन करके क्या बना लेता है, HCl बना लेता है। और HCl जैसे ही पानी के साथ जाता है, H2O के साथ जाता है, ये व्हाइट फिल्म्स देता है, ये व्हाइट फिल्म्स देता है। तो इसीलिए एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड को जब पानी में डालेंगे तो HCl रिलीज करता है, और HCl जैसे ही पानी के साथ कांटेक्ट में आता है उसका कलर व्हाइट बन जाता है। इसलिए व्हाइट फिल्म्स दिखता है कि व्हाइट फिल्म्स अपीयर हो रहा है एल्युमिनियम क्लोराइड के बोतल से HCl गैस के कारण, और ये प्रोसेस होता है हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड। इससे 70 का सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ केटायन। अब देखिए कार्बन का ही केटायन का ऑर्डर दिया हुआ है। मैं अभी बताया था आप लोग का कि +2 का स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा और +4 का स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप। ये कहां बात करें, डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप +2 की स्टेबिलिटी बढ़ेगा, +4 की स्टेबिलिटी घटेगा। Pb+2 Pb+4 में तो टीन और लेड में नीचे कौन आता है, लेड। तो +2 कौन ज्यादा स्टेबल होगा, लेड ज्यादा स्टेबल होगा, टीन कम स्टेबल होगा, जो कि गलत ऑर्डर दिया है, नॉट करेक्ट, पहला ही नॉट करेक्ट है। Pb+4 Pb+2, तो देखो लेड है ना, लेड का +4 अनस्टेबल है, लेड का +4 अनस्टेबल है, लेड का +2 स्टेबल होता है ड्यू टू इनर पेयर इफेक्ट। चलो मैं एक चीज और बता देता हूं आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लो जरा सा, ये हर जगह काम देगा। सुनिए, जैसे हम बोल रहे हैं कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप घट रही है, ठीक है, घटेगी, तो उसका रीजन क्या है कि ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट लगना कहां शुरू हो जाता है, जहां से डी ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट हो गया है। जैसे कार्तिक, शिव, गणेश, संग, पार्वती, तो जर्मेनियम से इनर्ट पेयर इफेक्ट लगना शुरू हो जाता है, यहां से इनर्ट पेयर इफेक्ट आ गया। लेकिन इनर्ट पेयर इफेक्ट का बात करके इफेक्टिवली कहां पे काम करता है, इफेक्टिवली जहां पे बिल्कुल एकदम वहां पे रिजिड हो जाता है, जहां पे लेंथराइड कॉन्ट्रैक्शन आता है। बिना लेंथराइड कॉन्ट्रैक्शन के इनर्ट पेयर इफेक्ट काम नहीं करता है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट लगना कहां शुरू हो जाएगा, जर्मेनियम में, लेकिन जर्मेनियम उतना इफेक्टिवली काम नहीं करता है। 3d10 का कॉन्ट्रैक्शन उतना अच्छा नहीं होता है, लेंथराइड कॉन्ट्रैक्शन अच्छा होता है, इसलिए NS इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल अपने पास खींचता है, न्यूक्लियस के पास लेकर आएगा, इनर्ट बना देगा उसको। तो इसलिए जहां पे लेंथराइड कॉन्ट्रैक्शन होगा वहीं पे अच्छा काम करेगा वो। तो Pb जो कि लास्ट एलिमेंट होता है, इसी में लेंथराइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, और लेंथराइड कॉन्ट्रैक्शन होने से NS2 क्या हो जाता है, न्यूक्लियस के बहुत पास चला जाता है और NS2 इनर्ट बन जाता है। तो इसी वजह से इसी में सिर्फ याद रखिएगा लास्ट एलिमेंट जिसमें लेंथराइड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इफेक्टिवली इनर्ट पेयर इफेक्ट वहीं पे काम करता है। तो अगर +2 के स्टेबिलिटी की बात किया जाए ना, देखो यहाँ पे कार्बन का +4 +2 में ज्यादा स्टेबल कौन, +4, इसका +4 +2 में ज्यादा स्टेबल कौन, +4, इसका +2 +4 में ज्यादा स्टेबल कौन, +4, इसका ही +4 +2 में ज्यादा स्टेबल कौन, +4, लेकिन इसका +4 और +2 में ज्यादा स्टेबल कौन, +2। ये इनर्ट पेयर ये बताता है लेड का +2 ज्यादा स्टेबल है, लेड का +4 कम स्टेबल है, लेकिन टिन का +4 ज्यादा स्टेबल है, टिन का +2 कम स्टेबल है। इस बात का प्रमाण है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट इफेक्टिवली काम कर रहा है लेड में, टिन में इनर्ट पेयर इफेक्ट इफेक्टिवली काम नहीं कर रहा है ड्यू टू लेंथराइड कॉन्ट्रैक्शन इन लेड। और इसमें तो डी कॉन्ट्रैक्शन है, तो डी कॉन्ट्रैक्शन उतना अच्छा इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं कॉज करता है जितना अच्छा कि लेंथराइड कॉन्ट्रैक्शन करता है। तो Sn+4 की स्टेबिलिटी Sn+2 से ज्यादा है, लेकिन Pb+2 की स्टेबिलिटी ज्यादा है, Pb+4 की स्टेबिलिटी कम होती है। तो Pb+4 और Pb+2 में Pb+2 ज्यादा स्टेबल होता है, सही है, लेकिन Sn+4 और Sn+2 में Sn+4 ज्यादा स्टेबल होता है, गलत दिया है। Sn+4 Sn+2 में Sn+2 ज्यादा स्टेबल, Sn+4 कम
Sn+4 ज्यादा स्टेबल होता है, Sn+2 नहीं, Sn+4 इज मोर स्टेबल देन Sn+2 एंड Pb+4 Sn+4 में ज्यादा स्टेबल Sn+4, Pb+4 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप घटती है, यहाँ पे Sn+4 और Sn+2 में ज्यादा स्टेबल होता है Sn+4, Sn+2 ज्यादा स्टेबल नहीं है, Sn+4 ज्यादा स्टेबल है। Pb+2 Sn+2 में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, Pb+2 ज्यादा स्टेबल होता है, Sn+2 कम स्टेबल होता है, डाउन द ग्रुप जाता है, स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है +2 का, इसीलिए Pb ये सही होगा। ऐसे ये भी ऑर्डर गलत दिया है, दोनों ऑर्डर ये दोनों सही है, ये भी ऑर्डर गलत दिया है, लेकिन मेरे अनुसार ये ऑर्डर शायद ऐसे उल्टा लिखा, क्या लिखा है भगवान भाई, ऐसे दोनों इसके अनुसार दोनों फर्स्ट और थर्ड दोनों इनकरेक्ट है। ठीक है, 71 में फर्स्ट भी इनकरेक्ट है और थर्ड भी इनकरेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following statement is correct regarding anomalous behavior of first member of the group 13 to 18 element? किसी भी पी ब्लॉक में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसका एक अपना अलग करेक्टर शो करता है ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। इसी वजह से देखते हैं क्या दे रहा है, दिस इज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, यही सही है। दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल तो सब में है ना, सब में है, बोरन एल्युमिनियम गैलियम सब में है, पी ऑर्बिटल का प्रेजेंस होना ये गलत बात है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल तो प्रेजेंस ही नहीं होता फर्स्ट में, किसी में नहीं ना, बोरन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन किसी में डी ऑर्बिटल नहीं है। ड्यू टू द एब्सेंस तो पी ऑर्बिटल किसी में नहीं है, जब पी ऑर्बिटल एब्सेंस हो जाएगा तो फिर कहां से पी ऑर्बिटल कहलाएगा, वही नहीं, तो सही ऑप्शन कौन चला जाएगा, क्योंकि फर्स्ट मेंबर के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता, इसलिए अपना अलग कैरेक्टर शो करते हैं। अलग कैरेक्टर मतलब वो डी पाई पी पाई बॉन्ड नहीं बना सकते वगैरह वगैरह, इसमें केस आ जाते हैं। अपना कोवेलेंसी बहुत ज्यादा एक्सटेंड, मैक्सिमम कोवेलेंसी नहीं बना सकते हैं, अब तो मैक्सिमम, जैसे नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है लेकिन 5 भी ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता है, वो मैक्सिमम कोवेलेंसी एक्सटेंड नहीं कर सकता है, ये बात होता है। तो 76 का सही ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 77 The correct order of second ionization enthalpy of carbon, nitrogen, oxygen and fluorine. Second ionization enthalpy. तो देखो जब कभी भी हायर आयोनाइजेशन की बात करें ना तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, C+, N+, O+ एंड F+। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिखो तो कार्बन का हो जाएगा 2p1, इसका हो जाएगा 2p2, इसका हो जाएगा 2p3, इसका हो जाएगा 2p4। तो सबसे ज्यादा देखो इधर सीधे जाएंगे, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, तो जेड इफेक्टिव बढ़ने से आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, लेकिन साथ में इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन भी चेक कर लेना है। तो सबसे सेकंड I2 का वैल्यू का पाथ क्या है, सबसे ज्यादा हो जाएगा ऑक्सीजन का, फिर फ्लोरीन का होगा, फिर नाइट्रोजन का होगा और सबसे कम कार्बन का होगा। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन, ऑक्सीजन फ्लोरीन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन फ्लोरीन नाइट्रोजन कार्बन। 77 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 78 द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इज बोरन। बोरन फैमिली में बता चुके हैं मेल्टिंग पॉइंट का, बोरन एल्युमिनियम गैलियम तक घटता है, फिर इंडियम से बढ़ जाता है, ये ऑर्डर होता है। सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, बोरन का, क्योंकि इसका सॉलिड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है जो कि बहुत स्टेबल होता है। तो 78 का सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 114। अब देखो इसका नोबेल गैस के रिस्पेक्ट में आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिया है, एटॉमिक नंबर 114 का पूछ रहा है, कोई एलिमेंट एक्स मान लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इसका पीरियड नंबर पता कीजिए, पीरियड नंबर 7th हो जाएगा। इसके पहले वाले का नोबेल गैस लिख दीजिए, तो इसका नोबेल गैस रेडॉन होगा। पहले वाले का नोबेल गैस मतलब 7th पीरियड का नोबेल गैस के ऊपर वाला नोबेल गैस, तो 6th पीरियड का नोबेल गैस होता है रेडॉन, जिसका एटॉमिक नंबर 86 होता है। और 7s से शुरू करके 7p पे खत्म करो, Na से शुरू करके Np पे खत्म करो, बीच में 5d होगा, 4f होगा, 5d, सॉरी आई मेड मिस्टेक, इसको सुधारो, Na से शुरू करके Np पे खत्म करो, बीच में N-1d तो 6d, N-2f मतलब 5f,
इलेक्ट्रॉन का फिलअप करेंगे, सबसे पहले n+l रूल लगाएंगे, तो सबसे पहले n+l वैल्यू कम इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका, फिर इसका होगा। n+l आपको पता होगा, n+l आप लगा सकते हैं। 2 तो 86 + 2 88, 88 और 14, 88 और 14 102, 102 and 10 112 and 2 114। ठीक है, तो यही इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देख लिया जाए, कौन कौन सा इसमें दिया हुआ है। Rn 5f14 60 10 7s2 7, यही सही है। ये तो जेनॉन होगा नहीं, क्रिप्टन होगा नहीं, आर्गन होगा नहीं, यही हो जाएगा। तो 79 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का क्वेश्चन है, पूछता है कभी कभी, और ये तो इसे दिया है पी ब्लॉक का। जनरली वो पूछता है जो एक्सेप्शन वाले डी और एफ में जो एक्सेप्शन वाले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होते हैं उसका पूछता है, जैसे लास्ट टू लास्ट गैंडोलियम का पूछा था, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन विथ रिस्पेक्ट टू नोबेल गैस। नोबेल गैस के रिस्पेक्ट में किसी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखते हैं हम लोग। नेक्स्ट चला जाए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको मिटा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 80, द क्लोराइड दैट कैन नॉट गेट हाइड्रोलाइज्ड, CCl4 ही हाइड्रोलाइज नहीं होगा क्योंकि नो वैकेंट डी ऑर्बिटल, नो वैकेंट डी ऑर्बिटल। जैसे देखो PbCl4 ले लो, तो PbCl Cl 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 है, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, इसके पास डी ऑर्बिटल है खाली। अब जब डी ऑर्बिटल खाली रहता है तो H2O अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें देता है, जैसे ही देता है इस पे आके जुड़ता है, अपना क्लोरीन को रिलीज करता है, फिर हाइड्रोलाइज करता है, और हाइड्रोलाइज करके फाइनली प्रोडक्ट बनाता है BOH POH 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 एंड 4 मॉलिक्यूल ऑफ HCl निकाल देता है, ये हाइड्रोलाइज कर सकता है। तो हाइड्रोलिसिस के लिए सिंपली सी बात है, कोई भी अगर क्लोराइड हेलाइड अगर हाइड्रोलिसिस कर रहा है तो उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होना चाहिए। इसका मतलब कि क्लोराइड जिसका जो थर्ड पीरियड है उसके नीचे वाला है, उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, वो हाइड्रोलाइज कर सकता है। तो लेड कर सकता है, सिलिकॉन में 3D खाली है, सिलिकॉन भी कर सकता है, टीन में भी वैकेंट डी ऑर्बिटल है, भी थर्ड पीरियड के नीचे वाला है, वो भी कर सकता है। CCl का कार्बन के पास नो वैकेंट डी ऑर्बिटल, इसलिए हाइड्रोलाइज नहीं कर पाता है। तो सही ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 81, द कलर ऑफ बीड इन द बोरेक्स बीड टेस्ट इज मेनली ड्यू टू द मेटाबोरेट्स, मेटाबोरेट के कारण होता है। Na2B4O7 को जब हीट करते हैं, इसको हीट करेंगे तो मेटाबोरेट बनाता है, MbO2 का फॉर्मेशन करता है। मेटल अगर सोडियम है तो NaBO2 का फॉर्मेशन करता है, सोडियम मेटाबोरेट इसको बोला जाता है। और इसी वजह से इसी के कारण कलर आता है, मेटाबोरेट के कारण ही कलर आता है बीड का। तो मेटाबोरेट के कारण इसका कलर मिलता है। तो 81 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 82, द स्पीसीज विच इज नॉट नोन, कौन नहीं पॉसिबल है। देखो सिलिकॉन का फ्लोराइड, जैसे SiF4 है, इसमें 2 फ्लोरीन डाल दो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, SiF6 2- बनता है। लेकिन SiCl4 में आप 2 क्लोरीन डालेंगे तो SiCl6 2- नहीं बनता है, ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग, ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग। सिलिकॉन उतना बड़ा बेचारा एटम नहीं है जो अपने चारों तरफ 2 माइनस चार्ज के साथ 6 क्लोरीन को एकोमोडेट कर सकता है, इसलिए वो नहीं बना पाता है। और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड में पढ़ना होता है केमिकल बॉन्डिंग में कौन कौन सा पॉसिबल होता है, कौन कौन सा पॉसिबल नहीं होता है। जैसे देखो PX5 में 1 इलेक्ट्रॉन डाल दो तो PX6- बनेगा। अब PX6 में PF6- बना लो, PCl6- बना लो, ये बनेगा, ये बनेगा। अब PBr6- नहीं बनता है, Pi6- नहीं बनता है, ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग। तो उसी तरह से सिलिकॉन में सिर्फ क्या बनता है, SiF6 2- बनता है, लेकिन SiCl6 नहीं बनता है, तो इसलिए नहीं बनेगा। जर्मेनियम में बन जाएगा, फिर जर्मेनियम का साइज बड़ा हो गया, अब उसमें स्टेरिक क्राउडिंग कम हो जाएगा। टीन SnOH का होल 6 बनता है, ये भी बन सकता है, लेकिन कौन नहीं बनेगा, सिलिकॉन के क्लोराइड नहीं बनता है, ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग। तो इसीलिए 82 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 83, द ग्रुप 14 एलिमेंट विच फॉर्म्स मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड। देखिए एसिडिक नेचर में
एसिडिक नेचर ऑक्साइड की अगर बात करेंगे तो डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है ड्यू टू डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ड्यू टू डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में डिक्रीज की वजह से उसका एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीज करता है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? कार्बन का, उसके बाद सेकंड का होगा, फिर जर्मेनियम का होगा, सबसे कम टिन का। टिन का तो बेसिक नेचर भी आ जाता है, टिन का ऑक्साइड एम्फोटेरिक भी हो जाता है, तो उसमें बेसिक नेचर भी आ जाता है। इसलिए 83 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द पॉजिटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन द एक्वस सॉल्यूशन फॉर M3+ टू M। देखो बोरन फैमिली में M3+ से M जाना है और बोल रहा है इस रिएक्शन का इनोड वैल्यू पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि A मेरा अनस्टेबल होना चाहिए। जब A अनस्टेबल होगा तो इधर से इधर मूव करने की टेंडेंसी फास्ट होगा। इनोड वैल्यू पॉजिटिव का मतलब होता है कि डेल्टा जी नोट निगेटिव हो, और डेल्टा जी नोट निगेटिव के मतलब रिएक्शन हो जाता है स्पॉन्टेनियस, और रिएक्शन स्पॉन्टेनियस तभी होगा जब प्रोडक्ट स्टेबल हो रहा हो, रिएक्टेंट अनस्टेबल हो, प्रोडक्ट अनस्टेबल, रिएक्टेंट अनस्टेबल हो, प्रोडक्ट मेरा स्टेबल हो, तभी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। क्योंकि डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू क्या होता है? -NF ई नोट सेल। तो अगर ई नोट मेरा पॉजिटिव होगा तो डेल्टा जी नोट क्या हो जाएगा? निगेटिव, और डेल्टा जी नोट निगेटिव होगा तो रिएक्शन मेरा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की टेंडेंसी रखेगा। इसी वजह से M3+ से M जा रहा है और उसका अगर ई नोट वैल्यू पॉजिटिव बता रहा है तो इसका मतलब कि M3+ जो सबसे कम स्टेबल होगा उसका ई नोट वैल्यू पॉजिटिव में सबसे ज्यादा होने की टेंडेंसी होगी। तो +3 सबसे कम स्टेबल कौन है? मैं बता चुका हूं कि बोरन फैमिली में +1 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होती है? बोरन फैमिली में +1 की स्टेबिलिटी घटती है, +1 की स्टेबिलिटी बढ़ती है और +3 की स्टेबिलिटी घटती है ड्यू टू इनट पेयर इफेक्ट। तो सबसे लीस्ट स्टेबल कौन होगा? थैलियम। तो थैलियम को +3 से +0 में जाने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी। थैलियम +3 में सबसे ज्यादा अनस्टेबल है, इसलिए वो चाहेगा कि हमारा +3 तुरंत के तुरंत खत्म हो, हम या तो 0 में चले जाएं या फिर +1 में चले जाएं। इसीलिए 84 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। थैलियम +3 हैज द हाईएस्ट इनोड वैल्यू पॉजिटिव। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 85 द थर्मोडायनेमिकली द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए हम लोग जब बात करते हैं भाई जब हमको CO2 बनाना है तो CO2 में कार्बन प्लस ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन का अगर ग्रेफाइट फॉर्म लेंगे तभी इसको बोला जाएगा कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हुआ है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात करेंगे। अगर कार्बन का आप डायमंड फॉर्म ले लेंगे तो इसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का बात नहीं करेंगे, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलता है कि द वन मॉलिक्यूल ऑफ एनी सब्सटेंस इज फॉर्म फ्रॉम इट्स रिस्पेक्टिव स्टेबल फॉर्म। तो स्टेबल सबसे ज्यादा कौन होता है? ग्रेफाइट। तो सबसे मोस्ट स्टेबल थर्मोडायनेमिकली फॉर्म होता है ग्रेफाइट इसका, इसलिए 85 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 87 असर्शन इज एन क्वेश्चन है, बोरन इज अनेबल टू फॉर्म BF63-। बिल्कुल सही है, बोरन BF63- नहीं बना सकता है। क्यों? नॉट वैकेंट डी ऑर्बिटल, नो वैकेंट डी ऑर्बिटल। बोरन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। बोरन बहुत ज्यादा खुश होगा तो BF3 में एक F- को लेकर BF4- बना सकता है, क्योंकि बोरन के पास एक p ऑर्बिटल खाली है। राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन बोरन, आपको दिख जाएगा कि बोरन में एक p खाली है। तो बोरन में बस एक p ही खाली है, 2p इसमें होता है। 2d नहीं संभव है, 3d संभव होता है, तो थर्ड है नहीं इसमें, तो ये बिल्कुल सही है। द अवेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल बोरन इज एबल टू एक्सपेंड, ये गलत है। बोरन के पास कहाँ है? वैकेंट डी ऑर्बिटल है ही नहीं, तो इसलिए असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, पहला ही सही होगा। तो 87 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 द कार्बन एटम इन डायमंड एंड ग्रेफाइट आर हाइब्रिडाइज्ड रिस्पेक्टिवली। डायमंड में sp3 हाइब्रिडाइज होता है, क्योंकि डायमंड में हर एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़े होते हैं। ईच कार्बन इज अटैच्ड विद 4 कार्बन। और ग्रेफाइट में sp2 होता है, क्योंकि ग्रेफाइट में हर एक कार्बन 3 कार्बन जुड़े होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री होता है जो कि डैंगलिंग बॉन्ड बनाने में काम आता है, इसीलिए कार्बन में एक डैंगलिंग बॉन्ड बनता है। तो ग्रेफाइट का sp2, डायमंड का sp3। ग्रेफाइट का डायमंड का sp3
और ग्रेफाइट का sp2। तो इसीलिए, और इसी एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है ग्रेफाइट में, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, डायमंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करता है, सो एंड सो। बॉन्ड ऑर्डर वगैरह का भी, बॉन्ड लेंथ का भी अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है इसमें। तो 89 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, डायमंड हैज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ग्रेफाइट हैज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। 89 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज मैक्सिमम इन डायमंड। क्यों? सुन लो, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, C60 फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन में भी sp2 होता है, इसमें भी, ये भी फ्लोरीन है, C70 फ्लोरीन है, sp2, और ग्रेफाइट में भी sp2 होता है। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ sp2 ज्यादा कि sp3 का ज्यादा? स्वाभाविक sp3 का ज्यादा होता है, इसलिए कार्बन कार्बन सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होता है डायमंड में, उसके इन लोगों में sp2 इसलिए कम होगा। तो 90 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 91, ये मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। एक में मॉलिक्यूल दिया हुआ है, दूसरे में इसका हाइब्रिडाइजेशन दिया हुआ है। IF5, आयोडीन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन होता है, 5 बॉन्ड बना लिया एक लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d2 थर्ड हो जाएगा। SF4, इसके पास भी एक लोन पेयर है, सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 4 बॉन्ड बनाए, एक लोन पेयर रखे हुए हैं, 4 1 5, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d, फोर्थ हो जाएगा इसका। NO2 प्लस, N डबल बॉन्ड O, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, प्लस चार्ज, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp फर्स्ट। NH4 प्लस का sp3 होता है, इसलिए सेकंड हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है देख लिया जाए। ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड। तो इसलिए 91 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 94, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। देखो इसमें फर्स्ट आयनाइजेशन की बात किया जाए ना, तो ये तो पता है कि इसको हम लोग ऐसे बनाते हैं, W वाला डायग्राम होता है, बोरन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। सबसे ज़्यादा बोरन का होगा, फिर थैलियम होगा, फिर गैलियम होगा, फिर एल्युमिनियम होगा, फिर इंडियम हो जाता है। ये फर्स्ट का है, लेकिन सेकंड का ये नहीं होता है, थैलियम, गैलियम, एल्युमिनियम एंड इंडियम। सेकंड का नहीं होता है। सेकंड में जो डाटा है सबसे ज़्यादा तो होता है, सबसे ज़्यादा इसमें हो जाता है गैलियम का, साइज पे चला जाता है, उसके बाद होता है थैलियम का, इनर्ट पेयर इफेक्ट, उसके बाद इंडियम, और सबसे कम इसमें एल्युमिनियम का हो जाता है। देख लिया जाए, एल्युमिनियम, उसके बाद इंडियम, थैलियम, देन गैलियम। सबसे एल्युमिनियम, इंडियम, थैलियम, उसके बाद गैलियम। तो इसलिए सही ऑप्शन होगा 94 का फोर्थ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95, एल्युमिनियम क्लोराइड इन एसिडिफाइड एक्वा सॉल्यूशन फॉर्म्स ए कॉम्प्लेक्स ए। ठीक है, एल्युमिनियम क्लोराइड है, एक्वा सॉल्यूशन में एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, लेकिन एसिडिफाइड, एसिडिक मीडियम में पता है क्या बना लेता है, Al2O का होल 6 प्लस 3 चार्ज, ये बना लेता है कॉम्प्लेक्स। एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एल्युमिनियम ए इज रिस्पेक्टिवली, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा एल्युमिनियम का, sp3d2, कॉम्प्लेक्स Al2O का होल 6, Al2O का होल 6, sp3d2, पहला ऑप्शन सही है। तो 95 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 96, द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड द कोवेलेंसी रिस्पेक्टिवली ऑफ बोरन Bf4 माइनस, तो बोरन का ऑक्सीडेशन स्टेट x माइनस 4 इज इक्वल टू -1, x की वैल्यू कितना आ जाएगा, +3, तो ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है एंड द कोवेलेंसी 4 है, +3 एंड 4, तो 96 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 99,
फॉर द गिवन फिगर आइडेंटिफाई द करेक्ट वन इज अल्फा बॉन्ड लेंथ है, एंगल है, गामा बॉन्ड लेंथ है, अल्फा बीटा बॉन्ड एंगल है। ये डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। LCL3 NCERT का एक डायग्राम है और डाटा बेस्ड क्वेश्चन होता है। इसमें गामा का वैल्यू जो बॉन्ड लेंथ होता है 206 पिकोमीटर होता है, जो अल्फा है दैट इज 79 डिग्री और जो बीटा है दिस विल बी 118 डिग्री। ये डाटा बेस्ड क्वेश्चन है स्ट्रक्चर पे, तो इसलिए देखिए कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है, फोर्थ। तो 99 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। एक कंप्लीट डाटा बेस्ड क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 100 which element is unaffected by the water due to the protective oxide film formation? लेड और एल्युमिनियम जब वाटर से रिएक्शन करवाएंगे तो PbO बनाता है। PbO एक ऑक्साइड प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड है, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड, इसलिए नहीं बनाता है। तो 100 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। एल्युमिनियम एंड लेड प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, तो 100 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। दिस इज ऑल अबाउट योर इनऑर्गेनिक क्वेश्चन। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।